दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 14 जल। इस अध्याय में आप जानेंगे कि जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हम प्रतिदिन लगभग कितने जल का उपयोग करते हैं, जो जल हम उपयोग करते हैं वह कहाँ से प्राप्त होता है, और जल चक्र या वाटर साइकिल क्या होता है, बादल कैसे बनते हैं, और अंत में आप जानेंगे कि जल संरक्षण के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 14 जो है जल। आप जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है और जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आप ये सोचिए कि अगर किसी कारण से आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलता है तो क्या होगा। क्या आप खाना पका सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, बर्तन साफ कर सकते हैं और स्नान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दोस्तों पीने के अलावा बहुत ऐसे कार्य हैं जिनके लिए जल का उपयोग किया जाता है। और क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप एक दिन में कितना जल का उपयोग करते हैं? दोस्तों ऐसे अंदाज लगाइए तो प्रतिदिन कई क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल की बहुत मात्रा प्रयोग करते हैं, जैसे पीने के लिए, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, हाथ मुंह धुलने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, शौचालय में फर्श साफ करने के लिए, गाड़ी साफ करने के लिए। इसके अलावा अन्य कई सारे ऐसे काम हैं जिनमें हम जल का उपयोग करते हैं। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हम लगभग डेली एक व्यक्ति 50 से 60 लीटर जल का उपयोग करता है। दोस्तों आप इससे ये जो कार्यकलाप हैं, क्रियाकलाप हैं, इनके द्वारा आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि आप एक दिन में कितना जल का उपयोग करते हैं, और इसी आधार पर आप अपने परिवार के सदस्यों और इसी आधार पर किसी शहर में और गांव की जनसंख्या के आधार पर कितना जल प्रयोग किया जाता है उसका अनुमान लगा सकते हैं। और एक आंकड़ा भी आप बना सकते हैं कि किसी शहर में कितने लोग रहते हैं और उनके लिए पूरे वर्ष में कितने जल की मात्रा आवश्यक होती है। दोस्तों कई ऐसे क्रियाकलाप हैं जिसमें आप जल का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे जल की आवश्यकताएं केवल यहीं तक सीमित नहीं हैं। जिनके बारे में हमने बात किया, मुंह धुलने में, पानी पीने में, ब्रश करने में, शौचालय में, कपड़े धोने में, इसके अलावा जल की बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता अन्य कार्यों में भी पड़ती है। जैसे आप जो खाना बनाते हैं, गेहूँ, चावल, दाल, सब्जियां और अन्य बहुत से खाने की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, उसमें भी जल का उपयोग किया जाता है। कुछ रेशे जिनका हम कपड़ा बनाने में प्रयोग करते हैं, ये पौधों से प्राप्त होते हैं और इन पौधों को उगाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। दोस्तों जल के अन्य बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे फैक्ट्रियों में जो हमारा उत्पादन होता है किसी वस्तु का, उसके लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। मशीनों को ठंडा करने में जल का उपयोग किया जाता है। अन्य बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए जल का उपयोग किया जाता है, और हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में पानी एक महत्वपूर्ण कारक है और उन सब में जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जल का उपयोग केवल हमारे दैनिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी वस्तुओं के उत्पादन में भी किया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं तो आपका उत्तर होगा नदी, झरने, तालाब, इन सब चीज़ों से जल प्राप्त करते हैं। नदी, झरने, तालाब, कुएं, हैंडपंप। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जो शहर में रहते हैं जो बच्चे, वो कह सकते हैं कि हम टोटी से जल प्राप्त करते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि जो जल टोटियों के द्वारा हमें मिलता है वो जल किसी झील, नदी, तालाब, कुएं से ही प्राप्त होता है। तो जो जल हम प्राप्त करते हैं उसके जो स्रोत हैं वो तालाब, नदी, झील और कुएं आदि हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो जल हम नदी, झील, तालाब, कुओं से प्राप्त करते हैं वो जल कहाँ से आता है? दोस्तों ये देखिए, महासागरों ने पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेर रखा है। एक आप चित्र देख रहे हैं, और भूगोल के कक्षा 6 में आपने पढ़ा था एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक में कि हमारी पृथ्वी का
जो 2/3 भाग है वो जल से घिरा हुआ है, यानी स्थल मंडल केवल 1/3 है और जल का भाग पृथ्वी पर 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। और इस जल का अधिकांश भाग महासागरों में है। जो हमारे प्रयोग किए जाने वाला जल है, हमारे लिए उपयोगी जल है, उसकी बहुत कम मात्रा है और जो 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है इसमें बहुत कम मात्रा हमारे पीने योग्य जल की है। दोस्तों, समुद्र और महासागरों के जल की विशेषता क्या होती है? तो ये जल खारा होता है, इसमें कई सारे लवण घुले होते हैं जिससे ये पीने योग्य नहीं होता है। और केवल पीने के लिए ही नहीं बल्कि अन्य घरेलू कार्य जैसे कृषि कार्य, उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये जल नहीं प्रयोग में लाया जाता है। और आपने T.S. कॉलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई एक कविता राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर की पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी हर जगह जल ही जल है लेकिन पीने के लिए कोई बूंद नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने ये जो पोयम रचा था या पोयम की रचना की थी वो महासागर में किसी भटके जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया था। दोस्तों, इसके बावजूद आप जैसा ये मानते हैं कि महासागरों का जल हमारे लिए पीने योग्य जल नहीं है, कृषि कार्यों में नहीं इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो महासागरों का जल है ये हमारे उपयोग के लिए या हमारे लिए जो उपयोग किया जाने वाला जल है उसकी आपूर्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक भूमिका इसकी होती है। तो कैसे होता है? तो दोस्तों, आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वो खारा नहीं होता है और बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं, तब भी क्या इन स्थानों की जल की आपूर्ति भी महासागरों पर निर्भर करती है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों और कुओं में कैसे पहुंचता है जिस जल की आपूर्ति हम दैनिक उपयोग के लिए करते हैं। तो दोस्तों, और इसके भी कारण हम जानेंगे कि ये जो जल उपयोग करते हैं भले ही वो महासागरों से किसी न किसी माध्यम से प्राप्त होता है, तो वो खारा क्यों नहीं होता है? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए हम एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जल चक्र या जिसको कि वाटर साइकिल कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं जल विलुप्त कैसे होता है। तो आपने फर्श पर फैला हुआ जल देखा होगा, थोड़ी देर के बाद सूख जाता है और जब हम कपड़ा धूप में फैला देते हैं तो वो भी उसमें से भी जल निकल जाता है। वर्षा के बाद जो गीली सड़कें होती हैं, छत और अन्य स्थानों से भी जो जल होता है धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो ये जल कहाँ जाता है? तो दोस्तों, ये जो जल है वो वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा ये सूख जाता है। जैसे पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था वाष्पन के बारे में, जब आप जल को गर्म करते हैं, जिस जल में नमक घुला हुआ था तो जल वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है और नमक बच जाती है। तो दोस्तों, जलवाष्प जो है, आप यहाँ से ये अंदाज या अनुमान लगा सकते हैं कि जलवाष्प अपने साथ लवण का वहन नहीं करती है। जलवाष्प जो है, जल जो है नमक बर्तन में रह जाता है और जो जल होता है वाष्प बनकर उड़ जाता है और जलवाष्प वायु का एक भाग बनकर उड़ जाता है जिसे प्रायः देखा नहीं जा सकता है। जल को गैसीय अवस्था में बदलने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य होता है। लेकिन खेतों, सड़कों, छतों और अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जल जो होता है वो जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। महासागरों का खारा जल जो गहरे खड्डों में छूट जाता है, सूर्य द्वारा वाष्पन के परिणाम स्वरूप वो भी नमक के ढेर में एकत्र हो जाता है। और वाष्पन के लिए ये आवश्यक ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसके लिए एक प्रयोग या क्रियाकलाप करने की ज़रूरत है। आप 2 प्लेट लीजिए, दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए, एक को जो है धूप में और एक को छाया में रख दीजिए। दोस्तों, आप पाएंगे कि जो जल धूप में रखा हुआ है वो धीरे धीरे वाष्पित होता रहता है, लेकिन छाया में जो जल रखा है उसमें भी वाष्पन की प्रक्रिया होती है, लेकिन बहुत धीमी गति से होती है।
जो धूप में रखा गया जल है वो तेज़ी से ख़त्म होता है, सूखता है, जबकि छाया में रखा जाने वाला जल भी वो भी उस पर भी सूर्य के जो वाष्पन है उसकी प्रक्रिया होती है, सूर्य की गर्मी का फर्क पड़ता है। क्योंकि जब हवा होती है, जो हवा होती है वो हवा गर्म होती है और छाया में रखे गए जल का भी धीमी गति से वाष्पन होता है। तो इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों? इससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है और जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। यदि जल को किसी खुले बर्तन में, खुले आकार वाले बर्तन में रख दिया जाए तो उसमें स्वतः वाष्पन की प्रक्रिया होती रहती है। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है, जबकि छाया में जो है वाष्पन धीमी गति से होता है और जल को किसी बर्नर पर गर्म करके वाष्पन की गति को और तीव्र किया जा सकता है। पौधों द्वारा जल की क्षति कैसे होती है? तो आपने वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के बारे में पढ़ा होगा। दोस्तों, 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं के पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की क्षति होती है? तो ये क्षति लगभग 500 लीटर की होती है। तो गेहूं देने वाले 1 किलोग्राम गेहूं जितने पौधों से उत्पादन होता है, उन पौधों से जो जल की क्षति होती है 500 लीटर होता है, जो कि लगभग 25 बड़ी बाल्टियों से भरे जल के बराबर होता है। तो इसी प्रकार आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वन, फसल और घास के मैदान जल की बहुत बड़ी मात्रा को वाष्पित करते हैं। दोस्तों, जल की कुछ मात्रा का उपयोग पौधे भोजन बनाने में करते हैं और कुछ मात्रा का उपयोग विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं और पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। वायु में जो जल है वो वाष्पन संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। वायु में जो जल का प्रवेश है वो वाष्पन के द्वारा और संघनन की प्रक्रिया द्वारा प्रयोग होता है। और क्या आप ये जानते हैं कि ये जल हमेशा के लिए लुप्त हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। जितना जल प्रारंभ में था उतना ही जल आज भी है, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि बादल कैसे बनता है। दोस्तों, एक प्रयोग करते हैं, जल से भरा आधा गिलास लेते हैं और गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से बांध देते हैं। जल में कुछ जब बर्फ आप डालते हैं, 1-2 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद जब बाहर के पृष्ठ को आप ध्यान देते हैं तो गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें आ जाती हैं और बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जो जलवाष्प होता है वो गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है और संघनन के इस प्रक्रम को हम देख चुके हैं। देखिए, यहाँ पर एक गिलास है, इसमें जब बर्फ से भरे हुए बर्फ को इसमें डाल दिया जाता है तो इसके पृष्ठ के बाहर यानी गिलास के बाहर जल की कुछ बूंदें आ जाती हैं। जल को पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर पुनः वापस करने में जो संघनन प्रक्रिया होती है, इसकी बहुत भूमिका होती है। तो जो जल वाष्पित होकर वायुमंडल में उड़ जाता है उसको वापस पृथ्वी पर लाने में संघनन प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। संघनन कैसे होता है इसको समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं ताप कम होता जाता है और जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है वो ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंचकर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जो जलवाष्प होता है वो संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में, जिनको कि जल कणिका कहते हैं, उसमें बदल जाता है। और ये छोटी छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। जब बहुत सी जल कणिकाएँ आपस में मिल जाती हैं तो बड़ी बूंदों का निर्माण होता है और ये बारिश के रूप में पृथ्वी पर पुनः प्राप्त हो जाती हैं और इन गिरती हुई बूंदों को हम वर्षा कहते हैं। दोस्तों, विशेष परिस्थितियों में ये ओले और हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। तो आपने जल चक्र को समझने के लिए जो एक प्रक्रिया थी, सबसे पहली प्रक्रिया जो होता है, पृथ्वी के जो खुले भाग हैं, जल का जो खुला भाग है वहाँ से वाष्पन होता है, वो जल ऊपर जाता है और संघनित होकर पुनः वर्षा की बूंदों या ओले या हिम के रूप में पृथ्वी पर पुनः प्राप्त होता है। तो इस प्रकार वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनता है और वर्षा, ओले और हिम के रूप में वही जल पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है। अब ये जल पुनः महासागरों की ओर कैसे जाता है उसके बारे में जानते हैं।
दोस्तों, वर्षा और हिम के रूप में पृथ्वी पर जो जल आता है वो समस्त भूपृष्ठ महासागरों से तल से ऊंचे होते हैं। तो जो पृथ्वी का स्थली भाग होता है वो महासागरों से ऊंचा होता है। वर्षा और हिम के रूप में पृथ्वी पर गिरा अधिकांश जल जो है वो महासागरों में वापस चला जाता है और ये कई ढंग की प्रक्रिया से होता है। पर्वतों पे बर्फ पिघलकर जल बनता है और यह जल पहाड़ों से झरनों और नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है और अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं और अंत में किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं और कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। वर्षा का जो जल होता है वो झीलों और तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है और शेष जो जल है वो धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता जाता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। तो भौम जल या भूमिगत जल कैसे प्राप्त होता है? तो कुछ जल जो पृथ्वी पे जो जल है उसकी कुछ मात्रा रिस कर भूमि में धीरे धीरे रिसती चली जाती है और वहाँ पर वो इकट्ठी हो जाती है, जिसको कि भूमिगत जल या भौम जल कहा जाता है। कुओं का जो भरण होता है, ये कुओं का संभरण भौम जल से ही होता है और इसी प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से आता है और जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहाँ पे भूमिगत जल प्राप्त करने के लिए गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है और अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय होती है। दोस्तों, एक बच्ची है जो पहेली है, वो अपनी चिंता को आपसे बांटना चाहती है। उन क्षेत्रों में जहाँ पर भूमि पर वनस्पति बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है और कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है। तो ऐसे भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है और इस कारण भूमिगत जल या भौम जल की उपलब्धता वहाँ पर बहुत कम होती है। वर्षा का बहता हुआ जल अपने साथ मृदा के ऊपरी परत को भी बहा ले जाता है। अब आप ये समझ गए कि भूमि की सतह पर वर्षा का जल ओले और हिम के रूप में भी महासागरों में वापस पहुंच जाता है और इस प्रकार जो जल है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है, वर्षा ओले और हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में महासागरों में लौट जाता है। इस प्रकार के चक्रण को जल चक्र कहा जाता है। समुद्र और भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रिया है और भूमि पर जल की आपूर्ति को बनाए रखने में ये सहायक होता है। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसमें आप स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि जल चक्र कैसे घटित होता है। यहाँ पर देखिए एक खुला पृष्ठ है, ये नदी या झील कुछ भी आप इसको कह लीजिए। यहाँ से वाष्पन के द्वारा जो जल है जलवाष्प के द्वारा वायुमंडल में जाता है। ऊपर जाकर देखिए, ऊपर जाकर ये संघनित होता है और वर्षा की बादलों के रूप में आता है। जब बादल के रूप में छोटी छोटी जल कणिकाएँ होती हैं, उनको आवश्यक परिस्थितियाँ मिलती हैं तो ये जल पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आता है। पृथ्वी पर जो जल स्थलीय भागों में लौटता है वह फिर विभिन्न प्रक्रमों से होता हुआ झील या समुद्र में मिल जाता है और कुछ वर्षा समुद्रों में भी होती है। तो जल का जो एक चक्र है वो बनता जाता है और फिर पुनः वही जल जो ये प्रक्रिया है ये लगातार चलती रहती है। दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि यदि भारी वर्षा होगी तो क्या होगा? तो वर्षा का समय, अवधि और मात्रा भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। संसार के कुछ भाग ऐसे होते हैं जहां पूरे वर्ष भर वर्षा होती रहती है और कुछ भाग ऐसे होते हैं जहां वर्षा केवल कुछ दिनों के लिए होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के द्वारा होती है और विशेषतः गर्मी के दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर होता है, लेकिन यदि बहुत अधिक वर्षा हो जाती है तो वो कुछ समस्याएं भी पैदा करती हैं।
तो भारी वर्षा से क्या हो सकता है? भारी वर्षा से नदियों का जल, झीलों का जल और तालाबों का जल स्तर बढ़ सकता है और ऐसा होने पर जल एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण भी बन सकता है। और ये जो बाढ़ होती है ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। ये खेत, वनों, गाँव और शहरों को जलमग्न कर सकता है और बहुत सारी फसल, जानवर और मानव के अपार जनधन की हानि होती है। दोस्तों, बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं और जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलस्य जीव थल भाग में फंसकर मर जाते हैं और वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। पहली बात कि वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आदि की संभावना हो सकती है और काफ़ी समय तक वर्षा न हो तब क्या होगा, इस स्थिति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा? देखिए, वैज्ञानिक रूप से समझते हैं, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया चलती रहेगी। वर्षा नहीं होगा तो तापमान भी बढ़ेगा। बढ़ा हुआ तापमान वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन की प्रक्रिया को बढ़ाएगा। इसके द्वारा लगातार जल की हानि होती रहेगी क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है। इसलिए मृदा सूख जाती है, उस क्षेत्र के तालाब और कुओं में जल का स्तर भी गिर जाता है और कुछ उनमें से सूख भी जाते हैं। भूमिगत जल की कमी हो जाती है और इससे सूखा पड़ सकता है। सूखे की स्थिति में, सूखे से जो स्थिति उत्पन्न होती है, खाद्यान्न और चारा मिलना कठिन हो जाता है और आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े गए सूखे के बारे में सुना होगा। दोस्तों, जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है उन क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों का, जीव जंतुओं का जीवन बहुत कठिन होता है। इनको अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी पशु मर जाते हैं, वनस्पतियां सूख जाती हैं और जो ऐसा सूखा होता है ये काफ़ी हानिकारक होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम जल को संरक्षित कैसे करें? सूखे की स्थिति से निपटने के लिए हमें जल का संरक्षण करना या वाटर कंजर्वेशन बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। पृथ्वी पर उपलब्ध जो जल है उसका केवल बहुत छोटा भाग ही पौधों, जंतुओं और मनुष्यों के लिए उपयुक्त है। भले ही पृथ्वी पर जो जल मंडल है वो पृथ्वी के स्थल मंडल का या संपूर्ण पृथ्वी का 2/3 है, लेकिन जो हमारे प्रयोग योग्य जल है वो केवल बहुत कम या थोड़ी मात्रा में मिलता है। अधिकांश जल महासागरों में मिलता है जिसको हम सीधे उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जब भूमिगत जल का स्तर अधिक गिर जाता है तब भूमिगत जल का स्तर नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, लेकिन उपयोग के लिए जो उपलब्ध जल है इसकी मात्रा अत्यंत सीमित होती है और जिसके कारण ये उपयोग के कारण और भी घटता जा रहा है। जल की जो मांग है, यानी जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं, तो इन सब की वजह से जो जल की मांग है वो बहुत अधिक बढ़ रही है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारण दृश्य है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन में भी और उद्योगों में जल की बहुत अधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इसी कारण संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम वर्षा के जल का और जो भूमिगत जल है उनका विवेकपूर्ण उपयोग करें और हमें ये देखना चाहिए कि जल के प्रयोग में हम सावधानी बरतें जिससे कोई भी जल व्यर्थ न जाने पाए। दोस्तों, जल संरक्षण का एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है वर्षा जल का संग्रहण। दोस्तों, वर्षा के जल को एकत्र करना, उसका भंडारण करने के बाद प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। वर्षा जल का संग्रहण जो है, इसके द्वारा वर्षा का जल एकत्र करके वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है और इसका मूल मंत्र ये है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र ये है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। तो वर्षा जल का क्या होता है? दोस्तों, वर्षा जब होती है तो वो जल अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट, सड़क और मकान से ढका होता है और ये जल नालियों में बह जाता है और वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों और झीलों तक पहुंच जाता है जो बहुत दूरी पर हो सकते हैं, क्योंकि ये जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है। इस कारण इस जल का घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा जल संग्रहण की 2 तकनीकी हैं। पहला है
कि रूफ टॉप पर वर्षा जल का संग्रहण यानी छत के ऊपर वर्षा जल को एकत्र करना। इस प्रणाली में भवन की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइप के द्वारा पहुंचाया जाता है। और जो देखिए यहाँ पर कैसे चित्र बनाया गया है, छत पर उपस्थित मिट्टी के कण इसमें हो सकते हैं, कुछ कचरा हो सकता है जिनको उपयोग करने से पहले निस्यंदित या छन्नी करना जरूरी होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्र करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे में ले जाया जाता है, जहाँ से यह मिट्टी में रिसाव के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को पुनः भरने का कार्य करता है। दूसरा विकल्प क्या है? तो दूसरा विकल्प ये है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा जो एकत्रित वर्षा का जल है वो भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। तो ये वर्षा जल के संग्रहण के दो उपयोग या दो प्रकार के आप इनको संरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में आपने क्या जाना उसको आइए संक्षेप में जानते हैं। इस अध्याय का सारांश इस प्रकार है कि जल जो है जो दोस्तों जीवन के लिए बहुत ही या जल एक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक वस्तु है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है और जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल जैसे दिखाई देते हैं, और बहुत सी छोटी छोटी जल की बूंदें आपस में मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरती है। वर्षा, ओले और हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं और मिट्टी के जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहा जाता है। और अत्यधिक वर्षा जो होती है उससे बाढ़ होती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग से जल के प्रयोग करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी आगे की आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संकट का सामना न करना पड़े और सभी लोगों को जल आवश्यक रूप से आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा 6वीं कक्षा का अध्याय 14 जो है जल। जल क्या है, हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हम लगभग कितने जल का उपयोग करते हैं और जल संरक्षण हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, इस अध्याय का मुख्य विषय था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।